आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वायरल मॉडल पेपर लाया हूँ 2026 के लिए, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आप सबके लिए 2026 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। बाकी सब आप ये निर्देश जानते ही हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले इसमें दो खंड में विभाजित रहेगा हमारा प्रश्न पत्र। पहला रहेगा खंड अ, ठीक है, और दूसरा खंड ब है। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं 20 अंकों के। ठीक है, तो प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा इसका ऑप्शन सही होता है। पहला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, बी ऑप्शन पे है जयशंकर प्रसाद। हाँ, और तीसरे नंबर पे है रामकृष्ण दास, और जो ऑप्शन नंबर चौथा है उसको रामचंद्र शुक्ल। तो आप हमें बताइए इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा। जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं, ध्रुव स्वामिनी के जो नाटक के लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। और जो ध्रुव स्वामिनी है ये नाटक विधा है। कौन सी है? नाटक विधा है, एक विधा है। ठीक है, नाटक विधा। आप ऐसे ऐसे प्रश्नों को साथ में हल करते चलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। हाँ, इसमें दिया गया है कि प्रेमचंद जो है वो विशेष महत्व किस रूप में है। आप हमें बताइए, कमेंट करिए फटाफट। जो प्रश्न नंबर 2 है उसमें जो प्रेमचंद हैं वो विशेष महत्व किस रूप में है उनका, मतलब वो निबंधकार हैं, नाटककार हैं, कवि हैं, उपन्यासकार हैं, निबंधकार हैं, कौन से क्या है बताइए आप हमें। तो मैं आप सबको बताते चलूँ, जो प्रेमचंद जी हैं वो एक बहुत बड़े उपन्यासकार हैं। कौन सी हैं? उपन्यासकार। आप प्रश्न को देखते चलिए और साथ साथ में याद भी करते रहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम अभी बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। और आप जितने जल्दी प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू, अगर आप 20 एमसीक्यू कर जाते हैं तो आप मैक्सिमम 90 प्लस पार करने के लिए आपका रास्ता क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर तीसरा, ठीक है, कह रहा है रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। तो आप हमें बताइए, बंग महिला हैं या प्रेमचंद जी हैं या सैयद इंसा अल्लाह खां हैं या मोहन राकेश हैं, कौन हो जाएंगे। तो आप हमें फटाफट बताइए कौन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, इंसा अल्लाह खान। ठीक है, तो बच्चों मैं आगे चलता हूँ प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 का, निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है। तो बताइए कौन सी नहीं है। जो इसमें विधा है वो तो उपन्यास एक विधा है, एकांकी विधा है, नाटक विधा है, लेकिन जो महाकाव्य है ऑप्शन नंबर ए, ये कोई विधा नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ, और ये कह रहा है परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए है। ठीक है, और देखिए क्या कह रहा है, इसका कह रहा है परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। तो कौन है आप हमें बताइए। यशपाल जी हैं, लाला श्रीलाल शुक्ल हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, या लाला श्रीनिवास दास हैं। तो आप हमें बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्द से जल्द कमेंट देखते रहिए, और आप जितने ज़्यादा शेयर कीजिए उससे ज़्यादा आपको मैं बहुत से एमसीक्यू का इतना भंडार ला दूंगा कि आप बस इतना ही एमसीक्यू करके चले जाएंगे तो आप बोर्ड में सातों सेट आ जाए, सातों सेट में आप 20 के 20 एमसीक्यू फोड़ के आएंगे। तो परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। और जो परीक्षा गुरु है ये ये जो उपन्यास, मतलब पहला उपन्यास है, क्या है? पहला उपन्यास। ठीक है, पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। ये क्या कह रहा है, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। तो कौन है बताइए आप हमें। देव जी हैं, भूषण हैं, केशवदास हैं, या मतीराम हैं, कौन सा है बताइए फटाफट कमेंट कीजिए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आप सबको बताते चलूँ, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशवदास है। कौन है? केशवदास। अब देखिए, बहुत ही मोस्ट वायरल एंड इम्पोर्टेंट प्रश्न जो दिया है यहाँ पे, तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं? 4 हैं, 10 हैं, 100 है, 7 है। आप हमारे ऑप्शन बोलते समय आप कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ, जिससे आपको याद हो जाएगा, फटाफट याद हो जाएंगे आप ऑप्शंस।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, बी यानी 7। 7 कवियों की रचनाएं इसमें संकलित है तार सप्तक में। देखिए इसका नाम भी है तार सप्तक, आप यहाँ से याद कर सकते हैं ट्रिक बना बना के, ठीक है। आप देखिए भी प्रश्न बहुत ही वायरल प्रश्न है। क्या कह रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। ये मतलब कह रहा है कि द्विवेदी नाम किसके नाम पर पड़ा है, तो आप बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयशंकर प्रसाद के नाम पे। बताइए आप हमें, आप फटाफट कमेंट करके बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आप सबको बताते चलूँ जो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्हीं के नाम पे द्विवेदी युग का मतलब नाम पड़ा, ठीक है। अब देखिए एक ही बहुत अच्छा प्रश्न, कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है। अब बताइए शमशेर बहादुर सिंह है, जयशंकर प्रसाद हैं, वेद व्यास हैं कि रामधारी सिंह दिनकर हैं। अब हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर होता है वो होता है आपका रामधारी सिंह दिनकर, जो कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं, ठीक है। अब चलिए प्रश्न नंबर चलते हैं 10 की तरफ। कह रहा है कि बिहारी ने किस भाषा में काव्य की रचना की। तो किस भाषा में की, ब्रज में किए कि खड़ी बोली की अवधी की भोजपुरी। तो किस में किए, तो बिहारी जी का जितनी भी रचनाएं हैं वो सब किस में है, ब्रज में है, ठीक है। तो अब देखिए ये बहुत ही वायरल प्रश्न जो हर साल 11वें नंबर प्रश्न पे आ जाता है, यही प्रश्न आता है, ठीक है। तो दिया है हास रस का स्थायी भाव, तो क्रोध है कि भय है कि रति है कि हास है। तो जो हास रस का जो अस्थाई भाव होता है वो होता है हास, जिसमें हमें किसी ऐसे चलचित्र को देख के या किसी इंसान के ऐसे वेशभूषा को देख के अगर हमारे अंदर विनोद का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पे हास रस होता है, तो इसका जो अस्थाई भाव हो जाएगा वो हास हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्रोध किसका अस्थाई भाव, तो क्रोध जान लीजिए रौद्र का अस्थाई भाव है। किसका है, रौद्र रस का अस्थाई भाव है। अब देखिए इस पर बराबर पेन नहीं चल रहा है मेरा, बाकी आप अपने से देख लीजिएगा। रौद्र का जो क्रोध है, और जो रति का है इसका तो आपको मैं बताया हूँ, बार बार बताता हूँ, ये श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। किसका है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव, ठीक है। और जो भय जो है, जो ये भयानक का क्या है, भयानक का अस्थाई भाव है, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न में चलते हैं आपको 12वें पे। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो आप भी जानते हैं कि जो चौपाई होती है उसके 4 चरण समान होते हैं और इसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। इसमें उतना कुछ आपको बताने की कोई आवश्यकता है नहीं। और ये तो मैं इसके पहले ही प्रश्न करा चुका हूँ। पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में अलंकार है। तो इसमें तो कह रहा है कि रूपक अलंकार है कि उपमा है कि उत्प्रेक्षा है कि अनुप्रास है। जो एक बार आपको प्रश्न करा दिया जाए उसको आप याद कर लिए, तैयार कर लीजिए, हाँ 100% आना ही आना है बोर्ड में। तो आप हमको बताइए कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपमा। क्या हो जाएगा, उपमा, क्योंकि इसमें मन की जो मन है उसकी तुलना पीपल के पत्ते से की गई है, ठीक है। और देखिए पंचवटी में प्रयुक्त समास है। बताइए हमें, द्विगु है कि कर्मधारय है कि द्वंद्व है कि तत्पुरुष है। बता दीजिए हमको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका द्विगु समास। कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास, ठीक है। अब दिया है प्रश्न नंबर 15, गंगा का पर्यायवाची है। देखिए इसमें पर्यायवाची और विलोमी आने के बहुत सारे चांसेस हैं। अब इसमें दिया है गंगा का पर्यायवाची है, तो बताइए सूर है कि गगन है कि जलयान है कि सूरसरी है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सूरसरी। और मैं आप सबको बता दूं इसके और सारे मतलब और कौन कौन से हो सकते हैं, तो मैं बता दूं आपको देवनंदी, ठीक है। देवनंदी आप एक याद कर लीजिए। दूसरा है भागीरथी, आप यहाँ पे याद करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी से याद हो जाएंगे, भागीरथी। और जो तीसरा हो जाएगा वो हो जाएगा मंदाकिनी, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जो जो मैं बता रहा हूँ उसको आप तैयार करते जाइए। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मेरे हिंदी में 97 नंबर है, ठीक है। तो मैं गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ, आप ये तैयार कर लीजिए, 100% आप इतने नंबर लाएंगे, ठीक है। तो
सर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए उपसर्ग और प्रत्यय तो आने ही हैं। प्रश्न नंबर 16 आप इसको आराम से कर जाएंगे, प्रश्न देखते ही आप कर देंगे। तो इसमें दिया है कि अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो आप अ है कि अप है कि अनु है कि अभी है, तो आप सामने से देख रहे हैं कि जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अभी। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर हम 17 की तरफ। कह रहा है तब शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप होगा। अब बताइए हमें इसका क्या रूप होगा, तो बताइए तेन होगा कि तय तो होगा कि तस्में होगा कि तस्य हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी तस्में। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा आप ये प्रश्न। अब दिया है कि पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा कि 3 हो जाएगा कि 7 होगा कि 4 होगा। तो आप हमें कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि मैं बोर्ड का एग्ज़ाम आते आते आप लोगों को इतना तैयार करा दूंगा कि आप बोर्ड हिंदी का तो तैयारी छोड़ ही दीजिए, और इंग्लिश और एसएसटी का बहुत ही खतरनाक तैयारी कराऊंगा आपको। ठीक है, तो आप जितने आपके दोस्त हैं उनके पास शेयर कीजिए, जितने दोस्तों के पास शेयर करेंगे आपको उतना मतलब कंपटीशन देखने को मिलेगा कि कौन मेरा दोस्त कितना पढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका कह रहा है कि पद परिचय में दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं, तो इसे बताइए 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा, कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। ठीक है, अब कह रहा है कर्तवाच्य में प्रधानता होती है, तो आपको सामने से दिख रहा है कर्त में तो क्रिया है, क्रम है कि भाव है कि कर्ता है, तो कर्ता हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 20 ऑप्शन भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है तो वर्ड होती है, लेकिन इसमें वर्ड नहीं, वर्ड नहीं तो इसी का एक रूप होता है। अच्छा ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं वर्णात्मक प्रश्न बी बी जो 50 नंबर का लिखित में जब पेपर मिलता है उस पर आपको लिखने को पड़ता है, और जो 20 नंबर होगा वो आपका OMR बेस्ट होगा। ठीक है, OMR पे भी इसका पेपर देना होता है। अभी कह रहे हैं कि दूसरी बात जो इस संबंध में विचार रही है यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश की प्राण है। ठीक है, तो आप इसी नैतिक चेतना को के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे देश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियों आपस में बंधी हुई जहाँ उनमें और सब तरह की विभिन्नताएं हैं, जहाँ उन सब में यह साबित एकता किसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारणा की बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। तो आप जानते हैं जो ये प्रश्न है ये भारतीय संस्कृति से है। ठीक है, ये जो गद्यांश दिया है ये भारतीय संस्कृति से है, और जो इसके लेखक हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, तो आपका 2 नंबर मैंने यही तैयार करा दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और बाकी सब आप बना बना के इसमें से लिख सकते हैं। हमारे देश का प्राण क्या है, तो देखिए यहाँ पे दिया है यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। ठीक है, 4 नंबर आपको मैंने यहीं पे तैयार करा दिया। और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है तो आप इसमें जो जितने भी रेखाएँ दी हैं, रेखा के जो दिए हैं, जो रेखा जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया उसको आप अपने मन से बना के लिख सकते हैं, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैंने खुद अपने मन से बना के लिखा था और मेरे काफ़ी अच्छे नंबर थे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वो इन चीज़ों से आनंद उठाता है जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं को दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। वो अपनी अब इसको आप देख लीजिएगा और आपके अंदर में है, आप आराम से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक ये आप हमें बता दीजिए किस पाठ से, फटाफट कमेंट करिए, बताइए किस पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, ये है ईर्ष्या ना तू गई मेरे मन से, जो इसके जो लेखक हैं वो हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और ईर्ष्या ना तू गई मेरे मन से इसका चैप्टर है। और कहता है तो इसमें 2 संदर्भ लिख देंगे तो आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न है मनुष्य दुख क्यों भोगता है मनुष्य, तो ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या आदत से लाचार होकर यह उस वेदना भोगनी पड़ती है। आप इसको देख के आराम से बना के लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 6 नंबर का भी है, निर्गुण कौन देश के वासी मधुकर सूरदास से लिया गया, सूरदास पाठ से है। ठीक है, और इस समाधि में छिपी एक राग ढेड़ की जिसने जलकर जिसने सुनता की दिव्य आरती फेरी। ठीक है, आप आराम से इसको बना के लिख सकते हैं। जो संस्कृत दिया अस्माकं संस्कृत सदा गतिशील वर्तते मानव जीवनम सुसंस्कृतम ऐसा यथा संयम नवान एवं विचारधारम स्वीकृति नौ शक्ति च प्रोपनी अतः दुराग्रह नस्ती। आप ऐसे करके आराम से इसको देख के पढ़ते रहिए अपने बुक से, उसमें सब इसका हिंदी में अनुवाद दिया गया, आप वहाँ से बना सकते हैं इसको। इसमें
आप इसका संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, हिंदी में अनुवाद करेंगे 3 नंबर, तो टोटल मिलेगा 5 नंबर का होता है। ठीक है, और ये बहुत ही आसान होता है। तो इसमें बता दूं कि आपके भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। आप इसी तरह से आपको पद्यांश दिया जाएगा, वो भी 5 नंबर, उसका संस्कृत में संदर्भ लिखना है, उसका अनुवाद भी करना है, तो ये भी 5 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान होता है। और जो अपने खंड काव्य दिया होगा, अपने अलग अलग जिले का खंड काव्य दिया होगा, आप तैयार कर लीजिएगा, ये भी 5 नंबर में आता है। उसके बाद आप देख लीजिए लेखक का जीवन परिचय लिखना है, रामधारी सिंह दिनकर का, आचार्य रामचंद्र जयशंकर, जो हर साल आते हैं। अब 3 लोग, किसी 3 लोगों का तैयार कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। तुलसीदास का, मैथिली शरण गुप्त का एक पद्य में दिया गया। ठीक है, कवि का जीवन परिचय। उसके बाद कह रहेगा अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आए। ठीक है, आप एक श्लोक याद कर लीजिएगा, वही लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपका आराम से बन जाएगा। और कह रहेगा अपने भाई की शादी में आमंत्रित करने हैं तो अपने मित्र को पत्र लिखिए। ये मैं आपको एग्जाम टाइम में कराऊंगा। ठीक है, आप पहले ही करा दूंगा, काफ़ी शॉर्ट ट्रिक से, जो आपका क्लियर हो जाएगा और 5 नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसका टेंशन नहीं कीजिए, आप तैयार अपने बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए और अभी से पढ़ाई करते रहिए। 2 दिन की अवकाश लेते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, ये भी बहुत ही आसान है। और यहाँ पे कह रहा है कि संस्कृत में किन 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है चंद्रशेखर का आसित, चंद्रशेखर देशभक्त आसित, आराम से इसको इसी करना है। ठीक है, 2 नंबर का ये भी है। और हम ऐसे ऐसे करते प्रश्न नंबर लास्ट में आ गए हैं। और किसी का एक निबंध लिखना है, साहित्य और समाज पे, स्वच्छ भारत अभियान पे, लोकतंत्र में मतदान का महत्व, मेरा प्रिय कवि, नारी सशक्तिकरण। ठीक है, तो आप ऐसे ही तैयार कर लीजिए, आपका आराम से 70 नंबर में 70 नंबर मिलने के फुल चांसेस हैं। 2 नंबर कट जाते हैं राइटिंग की तरफ से, या किसी मतलब कोई वर्ड छूट जाता है। तो अगर आपको ऐसे ही पसंद आ रहा है, मैं ऐसे करके 2025 के 7 सेट कराने वाला हूँ। ठीक है, यूट्यूब पे 7 सेट कराऊंगा और 2024 के 7 सेट। ठीक है, ऐसे कर करके 2023 तक के मैं सभी सेट करा दूंगा आपको, जिससे आप काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आप आराम से बोर्ड के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप शेयर करिएगा। और इस वीडियो पे मेरा टारगेट है कि आप 100 लाइक करते हैं तो मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट आप सबके लाऊंगा और सारे कंटेंट फ्री रहेंगे आपके लिए। थैंक्स।